Stranger Things has been finally ended after 9 years. It is end of an era. इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स के सीज़न 5 की और स्पेशली स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5 वॉल्यूम 3 की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, जहां पर सबसे पहले तो वॉल्यूम 1 की हम बात कर लें स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5 के। तो ये रियली फन था। आई मीन 4 एपिसोड्स का था और तकरीबन घंटे डेढ़ घंटे के एपिसोड थे और रियली इंगेजिंग थे। इसके अंदर हम देखते हैं जो हमारी टीम है उसको एक प्रॉपर अब पता है कि उन्होंने क्रोल करना है। आई मीन वो अपसाइड डाउन के अंदर जाएंगे और वहाँ पर जाके वेकना को मारने की कोशिश करेंगे, और जिसके अंदर वो मोस्ट ऑफ टाइम फेल हो चुके हैं। लेकिन इस बार जब वो अपसाइड डाउन में जाते हैं उनको नई चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि रियली काफ़ी मज़े की थी। और एंडिंग के अंदर जब विल ने अपनी पावर्स को अनलीश किया, आई मीन डैट वाज रियली रियली क्रेजी थिंग। और सीज़न 5 की ये टॉप ऑफ द थिंग्स में से एक था। इसके अलावा वॉल्यूम 1 के एंड के ऊपर जो काली का रिवील था दैट वाज आल्सो रियली गुड, जो कि स्टोरी के अंदर थोड़ी सी इंपॉर्टेंस डालता है। इसके बाद हम वॉल्यूम 2 की बात करें तो यार ये काफ़ी बोरिंग था। आई मीन आपने इंटरनेट के ऊपर इसके ऊपर मीम्स तो काफ़ी देखी होंगी और लोगों ने तो एपिसोड नंबर 7 को 5.6 की आई थिंक रेटिंग दी है, जो IMDb पे, जो बहुत ही ज़्यादा कम है पूरे 5 सीजन्स के अंदर। और इसकी सबसे बड़ी मेन वजह यही थी कि उन्होंने बातचीत के ऊपर चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया। मेरे मुताबिक जो डफर ब्रदर्स हैं उन्होंने सीज़न 4 के अंदर ऐसा किया था। उनके एपिसोड्स काफ़ी लंबे थे और स्पेशली जो उनके एंड वाले 2 एपिसोड्स थे वो तो तकरीबन 2-2 डेढ़ घंटे तक जा रहे थे, जिस वजह से उन्होंने सोचा हम इस बार भी ऐसे ही करें। और वॉल्यूम 2 के अंदर उन्होंने इसी लेंथ को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन यार वो बहुत बुरी तरीके से बैक क्लैश करता है कि हम लोग जब 3 एपिसोड्स अलग देख रहे हैं, 4 एपिसोड्स पहले देख रहे हैं, उसका वॉल्यूम 3 के अंदर एक 2 घंटे की पूरी मूवी ही देख रहे हैं 8 के नाम के ऊपर। सो ये बहुत ही बुरा आई थिंक मूव था कि इतनी लंबाई कर देना। और सबसे बड़ी वजह इसकी ये थी वहाँ पर डिस्कशंस बहुत लंबी थी। आई मीन अगर आप विल की डिस्कशन जो थी एंड के ऊपर कि वो गे है और सारा स्टफ, उसको भी निकाल दो, लेकिन फिर भी उसके अंदर बहुत सी ज़्यादा फालतू चीज़ें थी जिसकी वजह से यार ये काफ़ी बोरिंग चलता है। लेकिन इसके अलावा जो भी हमारे सामने वेकना की बैक स्टोरी निकल के आई थी थोड़ी बहुत, वो काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक स्लोथ ये भी था कि जो हमारी टीम है उसको हर एक चीज़ का पहले ही तरीका पता है कि उससे किस तरह बाहर निकलेंगे। आई मीन ये वॉल्यूम 1 के अंदर भी प्रॉब्लम थी कि जो हमारी टीम है अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने कोई भी काम करना है, जैसा कि होपर अब अपसाइड डाउन में फंस गया है, लेकिन जो बाकी टीम है वो कुछ तरह किसी तरीके से कोई ना कोई प्लान बनाई जा रही है। और ये देखने के अंदर काफ़ी अजीब था कि आप पिछले 4 सीजन्स हैं उसके अंदर टीम फंसी हुई है, प्लान बनाने में थोड़ी बहुत मुश्किल आ रही है, लेकिन एंड पे बन जा रहा है। लेकिन यहाँ पर वो डायरेक्टली वो प्लान बना रहे हैं और जो एक इंटेंसिटी बनती थी ना पूरे सीजन के अंदर वो मिसिंग थी, जिसकी वजह से आई थिंक इसको इतनी ज़्यादा मैं हाई रैंक नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ठीक था। नेक्स्ट हमारी मेन चीज़ है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है वॉल्यूम 3, जो कि स्टार्ट होता है कि जो हमारी टीम है उन्होंने प्लान बनाया था कि जो एबिस है जहाँ पर वेकना ने सारे बच्चों को कैद करके रखा है वो अपसाइड डाउन के साथ कोलाइड करेगा, जो कि एक ब्रिज है। वो क्लाउड करने के बाद एबिस और रियल वर्ल्ड एक साथ इकट्ठे मिल जाएंगे। प्लान बनाया कि जो वर्ल्ड है उसका जो रेडियो टावर है वहाँ पर चढ़ेंगे और उसके जरिए से जब एबिस नीचे आ रहा होगा तो हमारी जो टीम है वो ऊपर जाएगी एबिस में और वेकना को मार देगी। तो इसी को वो आगे कंटिन्यू करने के लिए जाते हैं ब्रिज अपसाइड डाउन के अंदर। वहाँ पर जो हमारी जो फर्स्ट टीम होती है होपर 11, काली और मरी की, वो हॉकिंस लैबोरेटरी में रह जाते हैं और वहाँ पर वो वेकना को उसके माइंड के अंदर मारने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर जो मैक्स है चूंकि वो बहुत टाइम तक पहले ही कैद थी तो उसको सारे रास्तों का पता है वेकना के माइंड के अंदर, तो उनकी वो मदद करती है इस सब के अंदर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी बाकी की टीम वो लोग जाते हैं वोर्ड के टावर के ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ पर चढ़ के वो इंतजार करते हैं कि कब ऊपर चढ़ेंगे। और इसी इंतजार के अंदर जो टावर वो गिरने वाला होता है, चूंकि एबिस बहुत नीचे आ रहा होता है, तो हमारा जो स्टीव है आई मीन मुझे लगता है उसके घोड़े लग गए हैं, वो तो अब शहीद होने लगा है। लेकिन थैंक गॉड कि जो स्टीव था वो टॉवर से गिरने वाला था और उसको जोनाथन आके बचा लेता है। और आई मीन यहाँ पर सबके पास तो हमने पहले ही वॉल्यूम 2 के अंदर देख लिया है, हर किसी के पास कोई ना कोई प्लॉट आर्मर था, जिसकी वजह से सीजन 5 और भी ज़रा डाउनग्रेड होता है मेरे नज़दीक। तो देन हम देखते हैं कि जो हमारी टीम है एबिस के अंदर पहुँच जाती है कि जब हमारी 11, मैक्स और काली मिलके हेनरी को रोक लेते हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि जो बच्चे हैं उनको भी पता चल जाता है कि जो हेनरी है वही एक्चुअली में वेकना है, द इवन वही है। इसके अंदर ऐसा होता है कि जो काली है वो इल्यूजन पैदा करती है जहाँ से वेकना को दिखता ही नहीं है, क्या नाम है, बच्चे उसके सामने खड़े हैं। हेनरी 11 के सामने अपन जो पूरा प्लान वगैरह है वो बोल देता है और फिर बच्चे वहाँ पर मैक के साथ मिलकर भाग जाते हैं। और साथ में जो वेकना है अपना हेनरी वो भी वहाँ से वैनिश हो जाता है और जो वेकना है वो वैनिश होकर होपर के पास जाता है और उसे वहाँ पर जाके एक इल्यूजन दिखाता है, उसको वहाँ पर डराता है। काली और 11 का प्लान था कि जब अपसाइड डाउन को वो बॉम्ब के साथ तबाह कर रहे होंगे
तो उसी वक्त जो काली और 11 वहीं पे रह जाएंगे ताकि जो आर्मी है उनके ब्लड की वजह से और भी सुपर पावर्ड क्लोन्स ना बना पाए। तो ये बात जब उसको पता चलती है तो वो फायरिंग वगैरह करता है और वो टैंकर से निकाल लेता है 11 को, और सारा ये मामला होता है। तो जो आर्मी होती है वो मैक्स को पकड़ लेती है, और एक और आर्मी जो कि अफसर डॉन में थी वो हॉपर की टीम के ऊपर हमला कर देती है, जिसके अंदर जो काली है वो एट द एंड मर जाती है, जो कि असल में मरती नहीं है। वो हम सीजन के एंड पे देखेंगे कि क्या होता है। देन इसके बाद हम बैक स्टोरी देखते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, कि जो हेनरी है वो एक्चुअली में जब बचपन में टनल के अंदर गया था तो वहाँ पर वो एक्चुअली माइंड फ्लेयर के कब्जे के अंदर आ गया था। और ये देखने में पता चलता है कि जो हेनरी है वो भी एक्चुअली में मासूम है, उसकी कोई गलती नहीं है, वैसे वो माइंड फ्लेयर के कब्जे के अंदर है। और इसी सब के अंदर जो विल है वो उसको कन्फ्रंट करता है अपनी माइंड हाई माइंड वाले सिनेरियो के साथ। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो हेनरी है, जो हेनरी क्रील है, वो भी एक्चुअली ईवल ही है। अगर माइंड फ्लेयर ने उसके ऊपर कब्जा किया था तो हेनरी ने भी उसको कब्जे को होने दिया। उसका फर्स्ट वेसल एक्चुअली में हेनरी ही था, और हेनरी ने भी इसको कबूल किया, और उसने भी चाहा कि उसके पास पावर आए और वो रियल वर्ल्ड को तबाह कर दे। देन हम देखते हैं कि जो 11 है वो भी एबिस में पहुंच जाती है, और वहाँ पर पहुंच के फाइट करती है वेकना के साथ। और वो भी माइंड फ्लेयर की जो बॉडी होती है, जो हम एक स्ट्रक्चर देख रहे थे जहाँ पर सारे बच्चों को रखा हुआ है, वो एक्चुअली में माइंड फ्लेयर की ही बॉडी थी। और वहाँ पर 11 और वेकना की फाइट हो रही होती है, और उसके बाहर जो अपनी टीम है वो फाइट कर रही होती है माइंड फ्लेयर की जो मकड़ी नुमा बहुत बड़ी बॉडी होती है उसके साथ। और एट द एंड जाके वो उसको हरा देते हैं आग की मदद से। और सारा जैसे हमने पिछले सीजन में देखा है कि माइंड फ्लेयर है वो एक्चुअली में आग से डरता है, तो आग का ही इस्तेमाल करते हैं उसको हराने के लिए। हम देखते हैं जॉइस जो कि वेकना का सिर काटती है, और एक्चुअली में ये बदला होता है जॉइस का वेकना से, जो उसने सीजन 1 के अंदर छोटा जो विल था उसको फर्स्ट टाइम किडनैप किया था। दैट वाज कंप्लीट रिवेंज फ्रॉम जॉइस। और इसी के साथ हमारी टीम का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, बच्चों को वो बचा लेते हैं और वापस रियल वर्ल्ड में आते हैं। और रियल वर्ल्ड के अंदर आने से पहले वो बॉम्ब्स को भी सेट कर देते हैं। और जैसे ही वो रियल वर्ल्ड के अंदर पहुंचते हैं तो जो आर्मी है वो उनको घेर लेती है, उनको पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। आई मीन यार, आर्मी क्या कर रही है इस दुनिया के अंदर? वेकना पूरी दुनिया तबाह करने वाला है और आर्मी बच्चों को पकड़ रही थी। और इसी बीच जो 11 है वो एक्चुअली में अपसाइड डाउन वहाँ पर खड़ी होती है, और बॉम्ब फटता है पूरा अपसाइड डाउन, तो जो ब्रिज होता है वो तबाह हो जाता है, और 11 भी सेक्रीफाइस कर देती है। एंड दैट्स इट। हमारी मेन स्टोरी जो मेन फाइटिंग थी वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। देन हम देखते हैं टाइम जंप जो कि 1.5 साल की होती है, 18 महीने। और वहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे बच्चे हैं, सारी टीम वो ग्रेजुएट हो रही है। स्टीव, रॉबिन, नैन्सी और जोनाथन ये लोग अपनी अपनी जॉब्स के अंदर आगे कंटिन्यू कर चुके हैं। और इसी के साथ हॉपर ने प्रपोज किया है जॉय को शादी के लिए। लेकिन जो माइक है वो अभी भी 11 को याद करता है। एंड के अंदर हमारी जो टीम है, विल, लूकस, माइक, डस्टिन और मैट बेसमेंट में बैठ के माइक के घर में D&D खेल रहे होते हैं, जस्ट लाइक द सीजन 1 फ्रॉम वेयर इट ऑल बिगिंस। तो आपस में खेल रहे होते हैं और अपनी तरफ से जिंदगी को कॉल बैक करते हैं। और यहाँ पर हमें एक रिवील होता है कि जो 11 है वो एक्चुअली में सेफ है, और उसने सेफ होने के लिए करते ये हैं जो मुझे पहले ही पता चल गया था जब काली मर रही थी। एक्चुअली में असल में मरी नहीं थी, हॉपर के लिए एक इल्यूजन था कि जब आर्मी ने उनको पकड़ा था तो जो काली थी उसने वहाँ पर एक इल्यूजन क्रिएट की जहाँ पर 11 इनविजिबल हो गई और वो छुप के वहाँ से भाग गई, और साथ में आई थिंक काली भी वहाँ से भाग गई थी। और अब आगे हम सीन देखते हैं कि जो हमारी 11 है वो एक्चुअली में एक ऐसी जगह के ऊपर वाटरफॉल है और एक गांव है। जो भी विल और 11 का सपना था कि वो एक वाटरफॉल के पास रहेंगे तो वही पूरा हो जाता है। और ये जो सारी स्टोरी रिवील होती है, इसके बाद हमारा जो विल, लूकस, माइक, डस्टिन और मैक्स है वो अपनी D&D की बुक्स शेल्फ में रखते हैं और वापस ऊपर जा रहे होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि जो हमारी होली है, डेरिक है और बाकी जो दोस्त हैं वो नीचे आते हैं बेसमेंट के अंदर, और उसी जगह बैठते हैं जहाँ पर हमारी पिछली टीम बैठी होती थी। और वहाँ पर बैठ के वो D&D खेलते हैं, जहाँ से हम देखते हैं कि न्यू टीम हैज बीन केम। इसी तरह जो हमारी पूरी सीरीज है स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म हो जाती है 9 साल के बाद। सो ये तो पूरा हो गया स्टोरी जो कि चली थी वॉल्यूम 3 के अंदर। और मेन बात करते हैं वॉल्यूम 3 की। जो मेन प्रॉब्लम थी जो मैंने नोटिस की, जो हमारा पूरा वॉल्यूम है एपिसोड नंबर 8 वो 2 घंटे और 8 मिनट का है, काफ़ी लंबा है। आई मीन ये पूरी एक मूवी ही है। और यहाँ पर जो हमारी मेन स्टोरी है वो 1 घंटा 23 मिनट की है, और इसी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत है जो कि चीज़ों को लंबा करती है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर लड़ रहे हैं और स्टोरी प्रोग्रेस के अंदर जा रही है, जो कि बहुत अच्छा है। उसके आगे हम देखते हैं कि जो बाकी का एपिसोड है 44 मिनट्स का, भाई साहब जो 1.5 साल बाद की हम कहानी देखते हैं वो इतनी लंबी है। आई मीन आप उसको 10-15 मिनट के अंदर नबेड़ सकते थे, लेकिन उसको उन्होंने इतना लंबा किया और इतनी स्लो पेसिंग है। आई मीन इट वाज रियली रियली बोरिंग टू वॉच।
और आई एम प्रोबेबली श्योर कि अब इंटरनेट के ऊपर इसी चीज़ की बात होगी, इसकी पेसिंग बहुत इन्होंने स्लो कर दी थी और कुछ मोमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, लेकिन यार मोस्टली चीज़ें तो आपकी स्लो चल रही थी, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट था वो लूज़ हो रहा था। अब फ्यूचर के अंदर ऐसा होगा कि कोई भी बंदा जब सीज़न 5 को देखेगा एक साथ, तो उसको इस तरह की जो अभी मैं पेसिंग की बात कर रहा हूँ वो मोस्टली फील नहीं होगी, क्योंकि वो 8 के 8 एपिसोड एक साथ देखेगा। लेकिन जो हम लोग हैं, हम लोगों ने वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 अलग-अलग देखा है, जिसकी वजह से हमें पेसिंग के मसले आ रहे हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स के सीज़न 5 के साथ मेन प्रॉब्लम यही थी कि वो 3 वॉल्यूम्स के अंदर आया, इस वजह से जो पेसिंग का मसला मैं आपको बता रहा हूँ वो इसी वजह से हमें फेस करने को मिल रहा है। बाकी ये था मेरा पूरा रिव्यू सीज़न 5 के ऊपर। आई होप तो कि आपको अच्छा लगा हो। कमेंट्स के अंदर अपने थॉट्स बताना यार स्ट्रेंजर थिंग्स वॉल्यूम 3 के ऊपर आपको किस तरह का लगा। I mean, अच्छा था, लेकिन एंडिंग है जो पेसिंग ने फक्ड अप कर दिया। बाकी यही थी मेरी वीडियो, मिलते हैं अगली वाली के अंदर। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। गुड बाय।